Hello students, as we have discussed in our previous lecture Arrhenius theory of ionization, उसके कुछ postulates थे वो हमने discuss किए थे. Evidence in favor of Arrhenius theory, then Ostwald's dilution law हमने कर लिया है. उसके बाद validity of Ostwald dilution law and then limitations of Arrhenius theory एंड डिबाई-हक्कल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिबाई-हक्कल थ्योरी उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे. डिबाई-हक्कल थ्योरी इज फॉर वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, हमने ये डराइव की थी. तो डिबाई-हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन कहते हैं हम इक्वेशन को जो हमने डराइव की थी. डिबाई-हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस 82.4 डी टी रेस्ट पावर 1/2 ईटा प्लस 8.20 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 डी टी रेस्ट टू पावर 3/2 लैम्डा नॉट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सी. ठीक है, सिंबल्स मैंने आपको बता दिए थे. तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म्स हैं 82 इन कांस्टेंट हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कांस्टेंट, टेम्परेचर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर कांस्टेंट हैं. तो इनको हम तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ द ऑनसेंगर इक्वेशन. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डी-बाई-हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म्स हैं ये सारी क्या हैं, कांस्टेंट हैं, लैम्डा नॉट को छोड़ के बाकी टर्म्स कांस्टेंट हैं. तो हम जो फर्स्ट टर्म है 82.4 डी टी रेज़ टू पावर 1/2 ईटा, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे जो ये भी हैं कांस्टेंट हैं तो इनको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए प्लस बी लैम्डा नॉट अंडर रूट सी. राइट, ओके. तो अब अगर वेरीफाई करना है हमने ऑनसेंगर इक्वेशन को तो हमने दो टेस्ट किए. ठीक है, पहला क्या होना चाहिए कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी, तो जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, लीनियर आना चाहिए, दैट शुड बी लीनियर. दूसरा कि स्लोप ऑफ द लाइन शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू लैम्डा नॉट. ठीक है, तो स्लोप जो है वो ये आना चाहिए है कि ए प्लस बी लैम्डा नॉट. देख रहे हो आप ग्राफिकली जब हमने ग्राफ प्लॉट किया इक्विवेलेंट कंडक्टर्स वर्सेस अंडर रूट सी, तो HCl KCl बहुत सारे सॉल्ट्स हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके लिए हमने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है. तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं हमें, सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ओके. उसके बाद जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्लोप जो है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ द कांस्टेंट. जितने भी कांस्टेंट हैं हम उन सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट स्लोप ऑफ द लाइन. ठीक है, अब कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो इस इक्वेशन जो जहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो वैलिड है ओनली एट लो कंसंट्रेशन. ठीक है, सिर्फ लो कंसंट्रेशन पे. जब हम मॉडरेट कंसंट्रेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर हमने देखा कि ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमने कंडक्टेंस मेज़र की है वो वैल्यूज़ क्या है, हायर हैं देन द कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑनसेंगर इक्वेशन. ठीक है, यानी कि जो मेजर्ड कंडक्टेंस हैं दैट आर समवट हायर देन द कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑनसेंगर इक्वेशन. ठीक है, अब वो हायर क्यों है, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी रिटार्डिंग फोर्स और भी हैं जो हमने नेग्लेक्ट कर दी हैं. ठीक है, जिसके कारण वो वैल्यूज़ जो हैं वो मेजर्ड कंडक्टेंस की जो वैल्यू हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, वो क्या आ रही हैं, हायर आ रही हैं देन द कैलकुलेटेड. ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा. तो जब हम ऊपर इक्वेशन में डी-बाई-हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे सी की 0 तो बाकी टर्म भी 0 हो जाएगी. तो लैम्डा सी जो है वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा नॉट के. ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे. तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑनसेंगर इक्वेशन. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है कोहलार्स लॉ. कोहलार्स लॉ, और इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कोहलार्स लॉ की, दैट ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, अब आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है तो डिसोशिएट होता है किसमें, आयंस में. ठीक है, पॉजिटिव आयन और कैटायंस और एनायंस में. ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि हर एक आयन चाहे वो कैटायन है चाहे वो एनायंस है, हर एक आयन का जो है वो क्या है, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन है, अपना अलग कंट्रीब्यूशन है टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट.
ठीक है, किस पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो अगर कैटायन का है तो कैटायन का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एनायन है जो एनायन का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इस इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन को हम क्या कहते हैं, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका कहते हैं हम मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, एंड ईच आयन मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कैसे देखते हैं। ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जनरल इलेक्ट्रोलाइट हमने कंसीडर किया AXBY। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो क्या है, सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन भी है और एनायन भी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट मतलब जैसे AXBY है तो ये डिसोशिएट होगा किसमें, x टाइम्स ऑफ। ठीक है, कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, तो कितने नंबर ऑफ आयंस, x है ना, x टाइम है x है, तो x इंटू लैम्डा नॉट A Y पॉजिटिव प्लस Y लैम्डा नॉट B X नेगेटिव। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोशिएट होगा तो वो इस तरीके से डिसोशिएट होगा। तो दिस इज लैम्डा M नॉट। ठीक है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोई भी जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये फॉर्मूला है, इस तरीके से जो है वो डिसोशिएशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे Al2SO4 है, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो किस तरीके से डिसोशिएट होगा, अब जैसे ऊपर है वैसे ही हमने इसको लिखना है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Al⁻³ पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डिसोशिएशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, और हम मोलर कंडक्टिविटी, टोटल मोलर कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि लैम्डा नॉट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो दोनों एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ या मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज कोहलार्ट्स लॉ, और इस लॉ को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं। बिकॉज क्यों कहते हैं, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको पहले भी बताया था कि डिसोशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जब डिसोशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर कोई भी इंटर आयनिक इफेक्ट्स जो हैं वो आयंस के बीच में नहीं होंगे, यानी कि आयंस जो है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर सकते हैं, आयंस जो है वो अच्छे से मूव कर सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है उनकी। एंड ईच आयन माइग्रेट टू द इलेक्ट्रोड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज़ एसोसिएटेड। मतलब कैटायन है, एनायन है, अगर वो जो है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक दूसरे के उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसलिए इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं। सो दिस इज कोहलार्ट्स लॉ। ठीक है, कोहलार्ट्स लॉ जो है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जो बहुत सारी जो है वो चीज़ें कैलकुलेट करने में यूज़ होती हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्ट्स लॉ हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन इज in calculation of equivalent conductance at infinite dilution for weak electrolyte। ठीक है, जब हमने वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट किया था तो वहाँ पर आपने देखा था कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो ग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर था, यानी कि वहाँ से हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली हम जो है वो मेज़र कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, वहाँ पर हम डायरेक्टली ग्राफ से ही एक्सपेरिमेंटली हम वहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उस कर्व को एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम वहाँ पर जो है वो वीक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम सिर्फ किसके लिए कर सकते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जो है वो कहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कोहलार्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे वहाँ पर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। तो वीक हमने कोहलार्ड्स लॉ को अप्लाई करना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने सपोज कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड हमने जो है वो फाइंड आउट कर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हमें गिवन किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को यूज़ करके एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने किसके लिए निकालनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वी कैन फाइंड आउट, हमेशा ऐसा ही होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की देख, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने लिया है कि एक इलेक्ट्रोलाइट हमें KCl दिया है, ठीक है, एक हमें दिया है पोटाशियम एसीटेट दिया है, ठीक है, और एक हमें HCl दिया है। ठीक है, और एसिटिक एसिड की देख रहे हो आप, हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है KCl जो है वो डिसोशिएट होगा कैसे, ठीक है, लैम्डा नॉट KCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, यही होता है कोहलार्ड्स लॉ, अप्लाई होगा तो इस तरीके से ही होगा। लैम्डा नॉट CH3COOK इज इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव, ठीक है, एसीटेट प्लस लैम्डा नॉट K पॉजिटिव, इस तरीके से डिसोशिएट होगा। लैम्डा नॉट HCl जो है इज इक्वल टू लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, और एसिटिक एसिड हमने फाइंड आउट करना है, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। ठीक है, तो CH3COO नेगेटिव हमने फाइंड आउट करना है प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, ये चाहिए हमें। तो ये हमें आप देख रहे हो, हमें सेकंड जो इक्वेशन है वहाँ पर CH3COO नेगेटिव है और थर्ड इक्वेशन में लैम्डा नॉट H पॉजिटिव है, यानी कि हमने इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करके उसके बाद हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। देख रहे हो तो नीचे देखो कैसे लिखा है हमने कि लैम्डा नॉट CH3COOK प्लस लैम्डा नॉट HCl, दोनों को ऐड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है हमने फर्स्ट इक्वेशन को, ये लैम्डा नॉट KCl को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत यूज़ होती है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ा होगा तो उसमें भी ये यूज़ हुआ है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी जो है, आयनिक मोबिलिटी इज, अब आयनिक मोबिलिटी से मतलब आयन कितना ज़्यादा मोबाइल है, कितना ज़्यादा इजीली जो है वो मूव कर सकता है, कितना फ्रिक्वेंटली, स्पीड कितनी है आयन की। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय 96500 फैराडे। ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे तो हम आयनिक मोबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग दैट आयन। ठीक है, जिस भी आयन की हमने आयनिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, एक तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर हमें पता होना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर गिवन होगा आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी गिवन होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें कि वो आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी आपको क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑन विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, वॉल्डन्स रूल भी कहते हैं इसको। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी सॉल्वेंट की, ठीक है, जिससे कि हमने क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड टू मेक द सॉल्यूशन, लेस इज द मोबिलिटी ऑफ द आयन। ठीक है, आपको पता ही है जितना ज़्यादा विस्कस होगा सॉल्वेंट हमारा, उतनी ही कम मोबिलिटी होगी आयन की, एंड उतनी ही कम क्या होगी, आयनिक कंडक्टेंस होगी आयन की। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा एम नॉट इंटू ईटा नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ limiting ionic conductance of an ion and the coefficient of viscosity of the medium is constant, and this is called Walden's rule। इसको हम क्या कहते हैं, Walden's rule कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये पहले भी आपने जब अर्हेनियस थ्योरी हमने पढ़ी थी वहाँ पर हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है कंडक्टेंस मेजरमेंट से हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे इज इक्वल टू लैम्डा सी ओवर लैम्डा सी नॉट। लैम्डा सी तो हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द गिवन कंसंट्रेशन सी, ठीक है, और लैम्डा सी नॉट क्या हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको कोहलार्ट्स लॉ अप्लाई करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम कोहलार्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको गिवन है लैम्डा नॉट फॉर BaOH ट्वाइस इज इक्वल टू 228.8 पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। लैम्डा नॉट बेरियम क्लोराइड के लिए भी गिवन है आपको वैल्यू, और लैम्डा नॉट NH4Cl के लिए भी गिवन है, अमोनियम क्लोराइड के लिए भी गिवन है आपको। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये गिवन है आपको, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हैं, ठीक है। आपने कैलकुलेट करना है लैम्डा नॉट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है। तो अभी आपको बताया कि हम लैम्डा नॉट जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोहलार्ट्स लॉ। कोहलार्ट्स लॉ अप्लाई करके ही हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आंसर मैंने दिया हुआ है आपको, आंसर ये आना चाहिए है, तो ये आपने खुद से प्रैक्टिस करना है इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब पहले ये पता होना चाहिए कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं। तो सॉल्ट जैसे कि सिल्वर क्लोराइड हो गया या बेरियम सल्फेट हो गया, लेड सल्फेट हो गया, तो जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो इनका बहुत बहुत पिंच ऑफ जो है वो पिंच इनका ही डिज़ोल्व होता है वाटर में, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो है वो डिज़ोल्व होगी इनकी वाटर में। तो इन सॉल्ट्स को हम क्या कहेंगे, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहेंगे, ठीक है। इन सॉल्ट्स को हम क्या कहेंगे, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहेंगे। तो अब क्योंकि ये सॉल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, डाइल्यूट होंगे, क्योंकि अ पिंच ऑफ द सॉल्ट इज सॉल्युबल इन द वाटर, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे। तो अब इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी दूसरे मेथड से, ठीक है। हम सॉल्युबिलिटी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सॉल्युबिलिटी जो है वो हम सिर्फ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो क्या अप्लाई करके, कोहलार्ट्स लॉ अप्लाई करके, एंड फ्रॉम द कंडक्टेंस मेजरमेंट्स वी कैन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। तो लेट एस बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट विल बी क्या हो जाएगा, 1000/S, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1000/S। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने पहले किया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने अभी किया कि वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का है, सीसी कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्ट विल बी 1000/S। तो वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1000/S। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000/S, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कापा से, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/S। अब क्योंकि सॉल्ट जो है वो बहुत ही कम डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डाइल्यूट है। तो लैम्डा की जगह हम लैम्डा को कंसीडर कर सकते हैं लैम्डा नॉट, ठीक है। तो लैम्डा की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/S, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा बाय लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कोहलार्ट्स लॉ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, विच इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे। तो ये भी एप्लीकेशन, वन ऑफ द एप्लीकेशन है कोहलार्ट्स लॉ। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट,
ठीक है, क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, सपोज जनरल हमने कंसीडर किया कि कोई भी AB इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ठीक है, तो AB जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, अब सॉल्ट जो है वो डिसोशिएट होगा आयंस में, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोशिएट होगा आयंस में, ठीक है, कब तक, जब तक उनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। आयंस और अनडिसोशिएटेड सॉल्ट के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, तब तक जो है वो डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो AB हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, सॉलिड है, तो इक्विलिब्रियम होगा, A पॉजिटिव डिसोशिएट होगा A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में, ठीक है। ओके, यहाँ पर फिर से हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू concentration of A positive into concentration of B negative divided by concentration of undissociated salt, undissolved salt, ठीक है। ओके, तो अब क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो अनडिसोशिएटेड सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है, अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी यहाँ पर, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको Kc से, तो Kc जो है Kc इंटू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। तो कांस्टेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कांस्टेंट से, तो हियर कम्स अनदर कांस्टेंट विच इज KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, और इस कांस्टेंट को हम KSP को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब कोई भी जनरल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कोई भी सॉल्ट लेते हैं, सॉल्युबल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल AXBY है, तो AXBY जो है डिसोशिएट होगा, अभी बताया था आपको, ठीक है, किसमें, XAY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव में, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, AY पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AY पॉजिटिव रेज़ टू पावर X इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BX नेगेटिव रेज़ टू पावर Y, ठीक है। तो ये होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इफ एस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, AXBY, तो हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AY पॉजिटिव को लिख सकते हैं X इंटू S और BX नेगेटिव को लिख सकते हैं Y इंटू S, ठीक है, अगर S क्या है, सॉल्युबिलिटी है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AY पॉजिटिव जो है वो क्या हो गया, X इंटू S, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BX नेगेटिव क्या हो गया, Y इंटू S। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम KSP में, तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया XS रेज टू पावर X इंटू YS रेज टू पावर Y, ठीक है। इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है, तो कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पर X कितना है, 3 है, और Y कितना है, 2 है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए कैल्शियम फॉस्फेट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा 3S रेज टू पावर 3 इंटू 2S रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 108 S रेज टू पावर 5। Now solubility of sparingly soluble salt can be determined from the conductivity measurement, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं sparingly solubility of sparingly soluble salt जो है वो हम वहाँ से मेज़र कर सकते हैं।